साल 2010 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था और आसमान में काले बादल छाए होने के कारण चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। प्रियांश का राजस्थान में यह पहला दिन था। उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने में पूरा दिन दौड़ भाग में ही निकल गया। बड़े शहर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है बैचलर लड़कों को किराए का कमरा ढूंढना। प्रियांश, जो अभी रात बिताने का ठिकाना सोच ही रहा था, अचानक बिजली की गड़गड़ाहट से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वैसे तो राजस्थान के इस इलाके में हर समय भीड़ रहती है, लेकिन यह जगह थोड़ी आउटर एरिया में थी। जिस बस स्टॉप पर वह खड़ा था, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और खराब होता मौसम डरावना लग रहा था। अचानक प्रियांश को पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहां जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी थी। कुछ देर तक प्रियांश चुपचाप बारिश की बूंदों को निहारता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, आपको इतनी रात को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस मिलेगी या नहीं? लड़की ने एक नजर प्रियांश की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह फिर से सड़क की ओर देखने लगी। प्रियांश को उसका यह व्यवहार अजीब लगा, लेकिन वह भी चुप हो गया। दोनों लगभग 45 मिनट से वहीं खड़े थे। रात के 9:30 बज चुके थे। प्रियांश को जोर की भूख लगी थी और बस का इंतजार करना और भी कठिन होता जा रहा था। प्रियांश ने फिर बात छेड़ी और कहा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बस आने वाली है। वैसे आप राजस्थान की नहीं लगती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं अलवर से हूं और यहां पर पढ़ाई के लिए आई हूं और इंजीनियरिंग कर रही हूं। प्रियांश ने कहा, मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। रहने का ठिकाना ढूंढते ढूंढते मुझे देर हो गई। शायद स्टेशन के पास किसी लॉज में रात गुजारनी पड़ेगी। लड़की ने सोचा और कहा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूं। मेरी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है, मैं भी वहीं रहती हूं। प्रियांश थोड़ा संकोच करते हुए बोला, इतनी रात को जाना ठीक होगा क्या? आप एड्रेस दे दो, मैं सुबह आ जाऊंगा। लड़की हंसते हुए बोली, यह राजस्थान है, यहाँ कभी रात खत्म नहीं होती। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सामने ही एक पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। भूतों पर विश्वास करते हो ना? प्रियांश ने अजीब सा महसूस किया, लेकिन फिर भी लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसने पूछा, तुम यहाँ इतनी रात तक क्यों रुकी थी? तुम्हें तो पैदल ही घर पहुंच जाना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है वह नहीं आएगी। वैसे भी मैं किसी से डरती नहीं हूं। मेरा नाम प्रिया है। तुम अपना नाम नहीं बताए? प्रियांश ने अपना नाम बताया। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी कॉलोनी में पहुंचे। प्रिया ने इशारा करते हुए कहा, यह जो मकान नंबर 7 है वह खाली है। मैं वहीं से 2 मकान छोड़कर रहती हूं। कॉलोनी सुनसान और डरावनी लग रही थी। प्रियांश मकान नंबर 7 का दरवाजा खोलकर अंदर गया। लाइट्स ऑन की तो देखा प्रिया पहले ही वहां खड़ी थी। उसने चौंक कर पूछा, तुम तो चली गई थी, अंदर कैसे आई? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तुम्हारे साथ ही आई हूं। तुमने ध्यान नहीं दिया? यह रूम अभी रहने लायक है, तुम रात यहीं गुजार लो, सुबह मिलते हैं। अगले दिन प्रियांश को प्रिया का व्यवहार और उसकी बातें और अजीब लगने लगी। सुबह जब प्रियांश उठा तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो कॉलोनी पूरी तरह सुनसान थी। पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। प्रिया के बारे में सोचते ही उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह बिस्तर से उठकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। कमरा काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। प्रियांश ने सोचा, प्रिया ने कहा था कि यह रूम रहने लायक है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। शायद मैं गलत जगह आ गया हूं। वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, यह कमरा खाली है, तुम यहां कैसे आए? यहां तो कोई नहीं रहता। प्रियांश ने झिझकते हुए जवाब दिया, प्रिया ने कहा था कि यह रूम खाली है। उसने मुझे यहां लाकर ठहरने को कहा था। चौकीदार के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ दिखाई दिया। उसने कहा, प्रिया,
इस कॉलोनी में कोई प्रिया नहीं रहती, और अगर तुम उसका नाम ले रहे हो तो सुन लो, 5 साल पहले एक लड़की इसी कॉलोनी में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती थी। उसने मकान नंबर 7 में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस कमरे में कोई नहीं रहता। प्रियांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, यह मजाक है ना? मैंने उसे कल रात देखा, उसने मुझसे बात की, वह मुझे इस कमरे तक लेकर आई थी। चौकीदार ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तुमसे जो भी बात कर रही थी वह कोई इंसान नहीं था। यहां कई लोगों ने रात के समय उस लड़की की परछाई देखी है। उसने खुद को फांसी लगाई थी और उसके बाद से मकान नंबर 7 को शापित माना जाता है। प्रियांश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चौकीदार की बातों पर विश्वास करने से इनकार करते हुए कहा, यह सब कहानी लगती है। शायद आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद प्रिया से मिलूंगा और सच्चाई जानूंगा। वह मुझसे सिर्फ 2 घर छोड़कर रहती है, उसने खुद बताया था। चौकीदार हंसते हुए बोला, अच्छा तो जाओ, 2 मकान छोड़कर देख लो क्या मिलता है। प्रियांश तेजी से बाहर निकला और प्रिया द्वारा बताए गए मकान की ओर बढ़ने। मकान पर ताला लगा हुआ था। वहां चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि मकान सालों से वीरान पड़ा है। उसने चौकीदार की ओर पलटकर देखा। चौकीदार दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में बीती रात की सारी बातें गूंजने लगीं। प्रिया का अजीब व्यवहार, मकान की स्थिति और चौकीदार की कहानी। उसे एहसास होने लगा कि शायद वह किसी भयानक सच्चाई का सामना कर चुका है। डर और उलझन में वह वहां से भागकर स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज और तेजी से चलती उसकी सांसें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। तभी उसे अपने पीछे धीमी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो दूर खड़ी प्रिया उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रियांश चीखते हुए वहां से भागा और उस दिन के बाद उसने कभी उस कॉलोनी की ओर लौटने की हिम्मत नहीं की। राजस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का उसका सपना डर और रहस्य के साए में छूट गया।